आज हम कार्डियोवास्कुलर फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो है वो हाइपरटेंशन है, उसकी ट्रीटमेंट देखते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास अगर सिर्फ प्राइमरी हाइपरटेंशन है तो हमारे पास कौन-कौन सी जो है वो ड्रग्स यूज़ हो सकती हैं। फिर हम देखेंगे कि हाइपरटेंशन के साथ-साथ अगर कोई और भी डिज़ीज़ एसोसिएट है लेकिन हार्ट की ही या कोई और, तो उस टाइम पे हम कौन-कौन सी जो है वो ड्रग्स का कॉम्बिनेशन देंगे। फिर जैसे हाइपरटेंशन विद हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन विद डायबिटीज़ मेलाइटिस, हाइपरटेंशन इन अस्थमा, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, तो ये साइड से जो है वो हम देखते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन में हम कौन-कौन सी जो है वो ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, कौन-कौन सी ड्रग क्लास यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास जो है वो थायराइड डाययूरेटिक्स यूज़ करेंगे, एसी इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स यूज़ करेंगे। उसके बाद हम एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स यूज़ कर सकते हैं, डायहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ करेंगे। हाइपरटेंशन विद हार्ट फेलियर में हम कौन-कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, हम डाययूरेटिक्स यूज़ करते हैं, एसी इनहिबिटर्स, एआरबीज़, फिर बीटा ब्लॉकर्स, कंपनसेटेड हार्ट फेलियर के लिए एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट यूज़ करेंगे। इसमें हम जो है वो बीटा ब्लॉकर्स डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में जो है वो कॉशियसली यूज़ करते हैं और कार्डियोजेनिक शॉक में जो है वो इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है। फिर हार्ट फेलियर में जो एआरबीज़ है वो कंबाइन हम करते हैं नेप्राइलिसिन इनहिबिटर के साथ, ठीक है। वो आगे जाके अभी हम देखते हैं इसका यूज़। फिर हाइपरटेंशन विद डायबिटीज़ मेलाइटिस में हम कौन-सी यूज़ करेंगे, एसी इनहिबिटर्स यूज़ करेंगे, एआरबीज़ कर सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कर सकते हैं, डाययूरेटिक्स यूज़ कर सकते हैं और बीटा ब्लॉकर्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बीटा ब्लॉकर्स फिर हम यहाँ पे जो है वो कॉशियसली यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास हाइपोग्लाइसेमिक सिम्पटम्स जो हैं वो अकर होना शुरू हो सकती हैं बीटा ब्लॉकर्स देने की वजह से। और एसी इनहिबिटर्स और एआरबीज़ जो हैं वो प्रोटेक्टिव होते हैं, ठीक है। डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए, नेफ्रोपैथी के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं। फिर हाइपरटेंशन इन अस्थमा में फिर वही एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो है वो यूज़ करेंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ कर सकते हैं, थायराइड डाययूरेटिक्स यूज़ करेंगे और कार्डियोवास्कुलर सेलेक्टिव जो है वो बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करेंगे। सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स इसलिए हम यूज़ करेंगे क्योंकि अगर हम नॉन सेलेक्टिव यूज़ करेंगे तो इसके साथ-साथ जो है वो हमें बाकी सिम्पटम्स जो है वो आना शुरू हो जाएँगी। जैसे अगर नॉन सेलेक्ट ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन वगैरह जो है वो होना शुरू हो जाएगी अगर हम नॉन सेलेक्टिव यूज़ करते हैं तो। इसलिए हमें सेलेक्टिव जो हार्ट के लिए होंगी ना सिर्फ वही यूज़ करनी पड़ेंगी। और अवॉइड एसी इनहिबिटर्स टू प्रिवेंट कन्फ्यूजन बिटवीन ड्रग और अस्थमा रिलेटेड बीज़, तो सिर्फ एआरबीज़ यूज़ करेंगे, एसी इनहिबिटर्स जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। उसको हम कोशिश करेंगे कि वो यूज़ ना करें क्योंकि इस तरह जो है वो हमें ड्रग का नहीं पता चलेगा कि ड्रग की वजह से हमें जो है वो कफ़ हो रही है या फिर अस्थमा रिलेटेड है। फिर हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी के अंदर जो सेफ ड्रग्स हैं वो हमारे पास कौन 4 हैं, हाइड्रोलाज़िन है, लेबिटालोल है, मेथाइल-डोपा है और निफेडिपिन है। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये 3-4 हैं, डाययूरेटिक्स है, जैसे एसी इनहिबिटर्स है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं। ये कौन-कौन सी ड्रग्स हैं, इनमें कौन-कौन से मतलब इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है और साथ में हमारे पास इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना वो क्या हैं। जैसे हम सबसे पहले जो है वो एसी इनहिबिटर्स देख लेते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। इसमें हमारे पास जो है वो कौन-कौन सी आते हैं, इसमें हमारे पास है कैप्टोप्रिल आएगी, इनैलोप्रिल, रेमिप्रिल और लिंसोप्रिल। इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन हमारे पास क्या होता है, इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन हमारे पास ये होता है कि ये एंजियोटेंसिन 1 को जो है वो एंजियोटेंसिन 2 के अंदर जो है वो कन्वर्ट नहीं होने देता। जैसे अभी हम मैकेनिज़्म देखते हैं, हमारे पास जो है ये रास सिस्टम है, ठीक है। रास सिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि किडनी से जो है वो रेनिन रिलीज़ होता है तो एंजियोटेंसिनोजिन जो है वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। एंजियोटेंसिन 1 जो है वो उसने एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होना होता है, किसके ज़रिए से, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के ज़रिए से। लेकिन हम इसको यहाँ पे जो है वो इनहिबिट कर देते हैं। जब हम इसको इनहिबिट कर देते हैं तो आगे पूरा प्रोसेस जो है ना वो नहीं चलता। फिजियोलॉजी अगर इसकी हम देखें वो ये है कि जैसे एंजियोटेंसिन 1 है वो कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन 2 जो है वो आगे डिफरेंट उसके रिसेप्टर्स हैं जैसे ब्लड वेजल्स पे, फिर आगे एल्डोस्टेरोन रिलीज़ होगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी है, ये सब जो है वो इंक्रीज़ कराता है। ब्लड वेजल्स में जाएगा, वहाँ पे वेज़ोकंस्ट्रिक्शन काज़ कराएगा और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करवाएगा। एल्डोस्टेरोन रिलीज़ करवाएगा तो एल्डोस्टेरोन का काम ये होता है कि सोडियम और वाटर की रिटेंशन करवाना, जिसकी वजह से बीपी इंक्रीज़ होता है। और ब्लड वेजल्स में जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी तो बीपी भी है इंक्रीज़ होगा। फिर सिंपैथेटिक एक्टिविटी अगर इंक्रीज़ होती है तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी वगैरह हो जाती है, कार्डियक रीमॉडलिंग हो सकती है, ये एल्डोस्टेरोन रिलीज़ की वजह से।
ये हमारे पास नॉर्मल फिजियोलॉजी है जिससे बीपी जो है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ हुआ है तो हमने जो इसको डिक्रीज़ करना है, हाइपरटेंशन ऑलरेडी हुई हुई है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हुआ हुआ है, तो उसको डिक्रीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है ना, इसको इनहिबिट करेंगे। और इसके अंदर हमारे पास यही आते हैं कि कैप्टोप्रिल, इनैलोप्रिल, रेमिप्रिल और लिंसोप्रिल वगैरह। इनका मैकेनिज्म एक्शन ये हो गया। और इसके बाद इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं कि एक तो हमारे पास कफ होती है, एंजियोएडिमा होता है, हाइपरकेलीमिया होता है और हमारे पास जो है वो हाइपोटेंशन होती है। इसके अलावा और भी जो हैं वो काफ़ी हमारे पास इसके आते हैं। हमारे पास कफ होगी, एंजियोएडिमा हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ब्रेडिकाइनिन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, प्रोटीन यूरिया हमें जो है नज़र आएगी, टेस्ट सेंसेशन लॉस होगा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकती है। और एक और चीज़, ये हमारे पास जो प्रेगनेंसी में है ना, ये कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है। एसी इनहिबिटर्स जो हैं वो हम यूज़ नहीं कर सकते। फिर अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो एसी इनहिबिटर्स देख लिया। उसके बाद हमारे पास एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स एक हमारे पास जो है ये वाली क्लास आती है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जैसे हमने पिछले वाला ही वो पढ़ा कि इसमें यहाँ पे जैसे हमने देखा कि यहाँ पे आगे एंजियोटेंसिन 2 जब कन्वर्ट हो जाता है ना, तो उसके बाद एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। तो जब हम इसके रिसेप्टर्स जो हैं वो उनको बंद कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, तो फिर बीपी जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। जब यहाँ पे भी रिसेप्टर ब्लॉक होगा, यहाँ पे भी रिसेप्टर ब्लॉक होगा, यहाँ पे भी ब्लॉकेज हो जाएगी, तो हमारे पास जो बीपी है ना वो कम हो जाएगा। किस तरीके से, वही के ना तो सोडियम वाटर रिटेंशन होगी, ना बीपी इंक्रीज़ होगा, ना टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी, तो बीपी इंक्रीज़ नहीं होगा, तो बीपी जो है इंक्रीज़ हुआ जो है वो कम हो जाएगा। इसमें हमारे पास कौन कौन से आते हैं, इसमें हमारे पास जो है वह वल्सरटान आते हैं। इसमें हमारे पास जो है वल्सरटान, कैंडिसरटान और टेलमिसरटान, ये हमारे पास जो है वो ड्रग्स आती हैं। और इनके हमारे पास जो है वो इसके अंदर इसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो इसमें कफ नहीं होती है, नो कफ, ठीक है। इसमें रैशेस वगैरह होते हैं, ल्यूकोपीनिया वगैरह हो सकता है, और हमारे पास हाइपर कैलीमिया हो सकता है। फिर हमारे पास जो तीसरी हमने एक पढ़ी थी कि हमारे पास हम बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स हम कौन कौन से यूज़ करेंगे, बीटा ब्लॉकर्स में हमारे पास जो है वो प्रोपेनोलोल, मेटोप्रोलोल, लिबेटोलोल, एटिनोलोल, ये सारी आती हैं। और ये इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है कि ये एक तो हमारे पास हार्ट रेट है उसको कम करेगा बीटा ब्लॉकर्स, और दूसरा ये जो है वो रीनल की रिलीज़ जो है ना वो उसको कम करेगा। जब रीनल रिलीज़ कम होगी तो हमारे पास बाकी सारा जो एंजियोटेंसिन से आगे एंजियोटेंसिनोजिन से कन्वर्ट होने का प्रोसेस है ना वो भी सारा कम हो जाएगा, तो हमारे पास हाइपरटेंशन जो है वो उसको हम क्योर कर सकते हैं। इसकी हमारे पास जो प्रोपानोलोल है, इसका एक हमारे पापास साइड इफ़ेक्ट ये आता है कि ये हमारे पास जो है वो ब्रोंकोस्पैज्म करवाती है। इसके अलावा नॉर्मली ब्रेडिकार्डिया वगैरह हो सकता है, ठीक है, हार्ट फेलियर हो सकता है, इम्पोटेंसी वगैरह हो सकती है, और हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है ये ज़्यादा यूज़ करने से, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स यानी इसके ये हैं। उसके बाद एक हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, ये हमने पढ़ा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की हमारे पास दो तरह की डिवीजन होती है, एक हमारे पास होता है नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन और एक हमारे पास होता है डाईहाइड्रोपायरिडीन। जो हमारे पास नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन है उसमें हमारे पास दो आती हैं ड्रग्स, वेरापामिल और डिल्टाजिम, दो हमारे पास की ड्रग्स आएंगी, ठीक है। इनका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, हमारे पास जो है वेजोडाइलेशन जो है वो कॉज करवाती हैं। जो नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन है ये एक्ट करती हैं हार्ट के ऊपर, और जो डाईहाइड्रोपायरिडीन है वो हमारे पास जो है वो वेजल के ऊपर एक्ट करती हैं, ठीक है। और करवाती दोनों जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो वेजोडाइलेशन है, कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को जो है वो कम करवाती हैं। डाईहाइड्रोपायरिडीन में हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, हमारे पास इसमें नेफिडिपिन, निमोडिफिन, एम्लोडिफिन,
ये सारी ड्रग्स आती हैं। और इसका इनके साइड इफ़ेक्ट्स हमारे पास क्या आते हैं कि हेडेक वगैरह होगी, पेरिफेरल एडीमा हो जाता है और साथ में फ्लशिंग होती है। फिर नॉन हाइड्रोपायराडीन, इसमें हमारे पास जो 2 आती हैं, ये हमारे पास इसके साइड इफ़ेक्ट्स में या तो ये एवी ब्लॉक करवा सकती हैं और या फिर ये हमारे पास जो है वो कार्डियक डिप्रेशन वगैरह करवा सकती हैं। एक और चीज़ हमने जो है वो पढ़ी है, हमने डाययूरेटिक्स पढ़े हैं। डाययूरेटिक्स में हमारे पास क्या होता है कि डाययूरेटिक्स में हमारे पास ये होता है कि लॉस ऑफ सोडियम और वाटर जो है वो यूरिन में करवाते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 तरह की जो है वो डाययूरेटिक्स आती हैं। एक हमारे पास लूप डाययूरेटिक्स होती है और एक हमारे पास जो है वो थायज़ाइड डाययूरेटिक्स होती हैं। जो लूप डाययूरेटिक्स होती हैं उनका स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है, शॉर्ट एक्टिंग होती है, ठीक है। और जो हमारे पास जो थायज़ाइड्स होती हैं, थायज़ाइड डाययूरेटिक्स, इनका जो है वो वीक एक्शन होता है बट ये लॉन्ग एक्टिंग होती हैं और ये हम जो है वो अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब माइल्ड से लेके मॉडरेट के दरमियान जो है ना वो हम इसको यूज़ कर लेते हैं, माइल्ड से मॉडरेट हाइपरटेंशन के अंदर जो है ना वो ये यूज़ होती हैं। और जो लूप डाययूरेटिक्स हैं उनको हम जो है वो ज़्यादा, जब हम नॉर्मली तो हम यूज़ नहीं करते लेकिन जब ज़्यादा होता है हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम रीनल या कार्डियक फेलियर की प्रेजेंस में यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, ये हमारे पास साथ साथ लूप डाययूरेटिक्स जो हैं वो कैल्शियम को भी कम करवाती हैं। तो थायज़ाइड्स का ये है कि लूप डाययूरेटिक्स जो वो एक्ट करती हैं लूप ऑफ हेनले पे, असेंडिंग लिम्ब पे। और जो लूप डाययूरेटिक्स हैं और थायज़ाइड डाययूरेटिक्स हैं ये हमारे पास जो है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट करेंगी। इनके जो हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारे पास क्या होगा, पॉलीयूरिया होगा, सोडियम जो है वो कम हो जाएगी, हाइपर यूरीमिया होगा, हाइपर ग्लाइसीमिया होगा, ठीक है। और थायज़ाइड जो है इसमें हमारे पास क्लोरोथायज़ाइड आती है, हाइड्रोक्लोरोथायज़ाइड और क्लोरोथेराडोन वगैरह आ सकती है। शुड बी एडमिनिस्ट्रेड इन लो डोज। थायज़ाइड जो है वो हम लो डोज ही देते हैं। इफ़ एंटी हाइपरटेंसिव रिस्पॉन्स इज़ नॉट एडिक्वेट डोज कैन बी इंक्रीज टू 25 mg पर डे। अगर जो है हमारे पास रिस्पॉन्स सही नहीं आ रहा क्योंकि ये वीक होती हैं और दूसरा ये लॉन्ग एक्टिंग होती हैं तो हम डोज को जो है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इनहिबिट करेंगे सोडियम और क्लोराइड सिम्पोर्ट को, ठीक है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जैसे हमने अभी पढ़ा। फिर प्रमोट क्या करेंगी, हमारे पास सोडियम और वाटर की एक्सक्रीशन को, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि ब्लड वॉल्यूम कम होगा, कार्डिक आउटपुट कम होगी और साथ में हमारे पास जो है वो बीपी कम हो जाएगा। लेकिन इसके एडवर्स इफेक्ट्स अगर हम देखें उसमें हमारे पास क्या होगा कि सोडियम जो है वो कम हो जाएगा, पोटाशियम कम हो जाएगा, मैग्नीशियम कम हो जाएगा, हाइड्रोजन कम हो जाएगा, ग्लूकोज ज़्यादा होगा, ठीक है, हाइपर ग्लाइकोसूरिया होगा, हाइपर यूरीमिया हो जाएगा और हाइपर लिपिडीमिया होगा, हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी और ये सारी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगी। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को एक दफ़ा ना यहाँ से भी देख लेते हैं हमारे पास इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। एम्लोडिपिन आती है, क्लेविडिपिन आती है, निकार्डिपिन आती है, नेफिडिपिन आती है, निमोडिपिन आती है। ये डाईहाइड्रोपायरिडीन जो एक्ट करती हैं वेस्कुलर स्मूथ मसल्स पे। और डल्टियाजीम वेरापामिल जो है वो नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन्स हैं और ये हार्ट पे एक्ट करती है, हमने पहले देख लिया हुआ है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसमें, हमारे पास ये जो है वो कैल्शियम चैनल्स, एल टाइप कैल्शियम चैनल्स को जो है वो ब्लॉक करती है और स्मूथ मसल्स को, जिसकी वजह से मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कम हो जाती है। वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करेगी तो हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्टिविटी वो कम हो जाएगी। वस्कुलर स्मूथ मसल्स में हमारे पास क्या है, एम्लोडिपिन, नेफिडिपिन, फिर उसके बाद डेल्टियाजीम और फिर वेरापामिल आती है। और हार्ट में जो है हम सबसे पहले वेरापामिल यूज़ करते हैं, डेल्टियाजीम, फिर एम्लोडिपिन वगैरह। उसके बाद क्लिनिकल यूज़ देखते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं डाईहाइड्रोपायरिडीन्स जो हैं, एक्सेप्ट निमोडिपिन। बाकी सारी जो है वो हाइपरटेंशन के लिए, एंजाइना के लिए, रेनार्ड फिनोमेना के लिए। निमोडिपिन जो है वो किसके लिए, सब रेक्नाइड हेमरेज के लिए यूज़ करेगी और प्रिवेंट करेगी सेरेब्रल वैसोस्पैज्म को। निकार्डिपिन, क्लेविडिपिन जो है हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और एमरजेंसी के लिए यूज़ होगी। इसके अलावा हमारे पास जो नॉन हाइड्रोपायरिडीन्स है वो हाइपरटेंशन, एंजाइना और एट्रियल फिब्रिलेशन या फ्लटर के लिए यूज़ होगी। एडवर्स इफेक्ट्स वही हमने पढ़े थे, जिंजाइवल, एक तो हाइपरप्लाजिया चलो इसमें एक्स्ट्रा होता है, फिर डाईहाइड्रोपायरिडीन में पेरिफेरल एडीमा, फ्लशिंग और डिजीनेस होती है। नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन में कार्डिक डिप्रेशन, एवी ब्लॉक, हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया, वेरापामिल का जो है वो साइड इफेक्ट है और कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो सकती है। फिर हम पढ़ते हैं हाइड्रोलाजीन, हमने पढ़ा कि ये हमारे पास हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी के लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं हाइड्रोलाजीन। इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है कि इसमें हम जो है वो साइक्लिक जीएमपी जो है उसको कम करेंगे, रिलैक्सेशन होगी। और इसमें हमारे पास जो है वो वेजोडाइलेटर
आर्ट्रियल जो है वो वेज़ोडाइलेटर है, ठीक है, वेन्स से ज़्यादा जो है वो आर्ट्रियोल्स को डायलेट करेगी और इसमें आफ्टर लोड जो है उसकी रिडक्शन करेगी, उसको कम करेगी। क्लिनिकल यूज़ हम हाइपरटेंशन के लिए, सीवियर हाइपरटेंशन के लिए यूज़ करते हैं, हार्ट फेलियर के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हार्ट फेलियर के लिए तब यूज़ करेंगे जब हम साथ में नाइट्रेट्स भी यूज़ कर रहे हों। सेफ टू यूज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली को एडमिनिस्ट्रेड विद अ बीटा ब्लॉकर टू प्रिवेंट रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया ना हो उसके लिए हम जो है वो साथ में बीटा ब्लॉकर्स भी देते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? कंपनसेटरी टैकिकार्डिया होता है हमारे पास, ठीक है। अगर इंजाइना वगैरह या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो तो उसमें जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। फ्लूइड रिटेंशन होती है, हेडेक, एंजाइना, एसएलई लाइक सिम्टम जो है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन वगैरह भी हो सकती है। फिर उसके बाद हमारे पास हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में हम कौन कौन से यूज़ करते हैं? हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में हम क्लेविटिपिन, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है, फेनोल्डोपाम, लेबिटोलोल, निकार्डिपिन और नाइट्रोप्रोसाइड जो है वो यूज़ करते हैं। नाइट्रोप्रोसाइड का हमारे पास फंक्शन क्या है? एक तो ये शॉर्ट एक्टिंग होती है, दूसरा ये भी साइक्लिक जीएमपी को जो है वो इंक्रीज़ करेगी और नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ करके और साइनाइड टॉक्सिसिटी भी करवा सकती है क्योंकि वो साइनाइड रिलीज़ करती है। फिर जो हमारे पास फेनोल्डोपाम है, ये डोपामीन रिसेप्टर एंटेगनिस्ट है, T1 रिसेप्टर एगनिस्ट है, कोरोनरी पेरिफेरल रीनल और सप्लैंक्निक वेज़ोडाइलेशन कॉज करवाएगी, वेज़ोडाइलेटर है, ठीक है, बीपी कम करेगी, नाइट्री यूरेसिस जो है वो उसको ज़्यादा करवाएगी। ऑल्सो यूज पोस्ट ऑपरेशन के बाद जो है वो भी हम इसको एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन के तौर पे या ड्रग के तौर पे जो है वो यूज़ करते हैं और ये हाइपरटेंशन करवा सकती है और टैकिकार्डिया करा सकती है। फिर हमारे पास नाइट्रेट्स आते हैं, नाइट्रेट्स भी ऑफ कोर्स वेज़ोडाइलेटर्स होते हैं। नाइट्रोग्लाइसरीन आता है, इसमें आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट है। मैकेनिज़्म क्या है? इसमें वेज़ोडाइलेशन करवाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ करवा के वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में साइक्लिक जीएमपी इंक्रीज़ होगी, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन होगी, वही सारा फिनोमिना। ये जो है वो वेज़ोडाइलेटर मतलब वीनोडाइलेटर जो है वो ज़्यादा है रादर देन आर्टरीज, तो ब्लड प्रीलोड जो है वो उसको कम करता है। क्लिनिकल यूज़ हमारे पास एंजाइना में यूज़ हम करेंगे, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में यूज़ करेंगे, पल्मोनरी एडिमा में भी यूज़ कर सकते हैं हम नाइट्रेट्स को। फिर एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं वो रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया होता है, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया को हम हमेशा जो है बीटा ब्लॉकर्स के साथ ट्रीट करते हैं। हाइपरटेंशन हो सकती है और फ्लशिंग हेडेक वगैरह हो सकती है। ये मंटे डिजीज़ है, ठीक है, इन इंडस्ट्रियल एक्सपोजर जैसे डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस फॉर द वेज़ोडाइलेटिंग एक्शन ड्यूरिंग द वर्क वीक एंड लॉस ऑफ टॉलरेंस ओवर द वीकेंड के स्टार्टिंग में जो है वो हमारे पास टॉलरेंस होती है, लेकिन जो वीकेंड होता है उस पर जो है वो टॉलरेंस ख़त्म हो जाती है। टैकिकार्डिया, फिर डिजीनेस, हेडेक वगैरह अपॉन डी एक्सपोजर दोबारा से हो तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन राइट वेंट्रिकुलर इन्फाक्शन। अगर हमारे पास राइट वेंट्रिकुलर इन्फाक्शन वगैरह है तो उसमें जो है वो हम इसको नहीं देते। फिर एंटी इंजाइनल थेरापी कर लेते हैं, उसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? उसमें हमारे एंटी इंजाइनल थेरापी में हमने ये करना होता है कि ऑक्सीजन की कंजप्शन जो है ना वो उसको हमने कम से कम करना होता है, ताकि क्योंकि हमारे पास एंजाइना में यही होता है कि ऑक्सीजन की डिमांड, मेटाबॉलिक डिमांड जो है वो कार्डियोमायोसाइट की कंप्लीट नहीं हो रही होती, पूरी नहीं हो रही होती, तो इस वजह से हमने उसकी कंजप्शन को ही कम करना है, ठीक है। कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं जैसे एंडास्टिक वॉल्यूम है, ब्लड प्रेशर, कंट्रैक्टिलिटी, हार्ट रेट, इजेक्शन टाइम, और ये हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन की कंजप्शन है उसको हमने कम करना है, मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन। इसमें हमारे पास अगर हम नाइट्रेट्स यूज़ करते हैं तो नाइट्रेट्स अगर अलग यूज़ करते हैं तो वो एंडास्टिक वॉल्यूम को कम करेगा, हमारे पास जो है वो बीपी को कम करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी लेकिन ज़्यादा करेगा और हार्ट रेट भी ज़्यादा करेगा। रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स है ना, इसलिए रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया करवाता है, जिसकी वजह से फिर हम बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं। इजेक्शन टाइम उसको कम कराएगा और ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो कंजप्शन जो है वो उसको कम करवा देगा। बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करेंगे तो एंडास्टिक वॉल्यूम पे ऑफकोर्स कोई इफेक्ट नहीं होगा, या फिर ये कि ज़्यादा हो सकता है। ब्लड प्रेशर ऑफ कोर्स कम, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम, हार्ट रेट कम, इजेक्शन टाइम जो है वो उसको ये ज़्यादा करवा देगा और हमारे पास जो ऑक्सीजन की कंजप्शन है उसको भी कम करेगा। लेकिन जब हम नाइट्रेट्स और बीटा ब्लॉकर्स दोनों यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास क्या है कि एंडास्टिक वॉल्यूम में कोई इफेक्ट नहीं होता, ब्लड प्रेशर जो है वो कम होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी थोड़ी हो सकती है या फिर कोई इफेक्ट नहीं होता, हार्ट रेट डेफिनेटली कम होगा, इजेक्शन टाइम भी कुछ इफेक्ट हो सकता है कुछ नहीं, और हमारे पास जो ऑक्सीजन कंजप्शन है वो ऑफ कोर्स ज़्यादा कम हो जाएगी क्योंकि हम दोनों यूज़ कर रहे हैं, नाइट्रेट्स भी और बीटा ब्लॉकर्स भी। वेरापामिल जो है वो सिमिलर टू बीटा ब्लॉकर्स होता है इफेक्ट में, ठीक है। ये हमारे पास हमने पढ़ा था कि ये नॉन डाईहाइड्रोपैराडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। फिर पिंडोलोल और एल्ब्यूटोलोल जो है वो आर पार्शियल बीटा एगनिस्ट दैट शुड बी यूज्ड विद कॉशन इन एंजाइना। ये दोनों जो है ये पार्शियली बीटा एगनिस्ट हैं, इसलिए इनको हम जो है वो एहतियात से एंजाइना के अंदर यूज़ करेंगे।